सम्मोहन। दिल बहुत कोमल तथा बेकाबू होकर कहाँ क्या मोड़ ले यह कहना बड़ा कठिन है। जगत ने उसका अकेलापन दूर करने और मित्रता का धर्म निभाने के लिए वंदना का साथ दिया, लेकिन दोनों को न जाने कौन सी डोर एक दूसरे से बांधने लगी थी, यह जानते हुए भी कि हम गलत करेंगे ऐसा करके फिर क्या हुआ। जगत ने वंदना को फोन पर बात करते हुए कहा, वंदना, आज क्या प्रोग्राम है? क्यों ना कहीं आसपास घूमने के लिए चलते हैं। जागृति भी घर पर नहीं है और विनय भी बाहर गया हुआ है। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। वंदना ने कहा, अभी कुछ भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कल ऑफिस में एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है। जगत बोला, जागृति नहीं है इसलिए घर खाली खाली लगता है। वंदना ने कहा, पूरी कोशिश करती हूँ। दिन का मौसम उमड़ घुमड़ कर सिसकियां से भरा हुआ था। कभी हवा का झोंका तो कभी पत्तियों की सरसराहट और कभी कभी शांत घुमस का वातावरण तंग कर जाता है। जगत आज घर जाने का इच्छुक नहीं था। जगत की पत्नी जागृति अपने मायके में डिलीवरी करवाने के लिए गई हुई थी। वंदना का पति अपने ऑफिस के काम से विदेश गया हुआ था। जागृति तथा जगत, वंदना और विनय कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। चारों की बड़ी पक्की दोस्ती थी। इनकी मित्रता ऐसी थी कि अगर एक साथ में न हो तो अपने को अधूरा महसूस करते थे। कब ये चारों एक दूसरे के करीब होते चले गए पता ही नहीं चला। जागृति और जगत तथा वंदना और विनय आपस में नजदीक हो गए। वंदना और विनय के पेरेंट्स आधुनिक विचारों वाले थे, इसलिए बड़ी सुगमता से दोनों विवाह बंधन में बंध गए। वंदना का पति विदेश गया था तो वह अकेली अतीत को कुरेदने लगी। कैसे शादी की तैयारी, धूमधाम, फिर दोनों का एक हो जाना। यादों की दस्तक उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखेर रही थी। फिर कुछ दिन बाद जागृति और जगत का एक हो जाना विस्मरणीय बन गया। यादें अभी भी बाहर नहीं आने दे रही थी। वंदना और विनय अपनी शादी की तैयारियों के कारण जागृति और जगत से नहीं मिल पा रहे थे। वंदना और विनय नए जीवन की सुनहरी भोर में मंगन ताना बाना बुन रहे थे। उनको न तो वक्त का मालूम था, न ही और नई खैर खबर ले पा रहे थे। एक दिन जागृति ने वंदना को फोन करके पूछा, क्या कर रही हो? जागृति ने कहा, तेरे साथ जो वन पीस ड्रेस ली थी उसकी फिटिंग ठीक नहीं आई है। टेलर बुलाया है ठीक करवाने के लिए। वंदना और विनय के अपनी शादी के व्यस्त होने के कारण ज्योति और जगत अकेलापन महसूस कर रहे थे, इसलिए जागृति और जगत पिक्चर देखने गए और फिर डिनर बाहर करके आए। जागृति और जगत कभी शॉपिंग के बहाने, कभी घूमने तो कभी थिएटर देखने के कारण एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। जागृति और जगत भी बह गए समय की खूबसूरत धारा में, जिसके प्रवाह का रुख एक ही था। नजदीकियां दिलों में हलचल मचा रही थीं। परिचय ने प्रगाढ़ता का आंचल ओढ़ लिया। एक दूसरे की आंखों में ख्वाब देखने लगे। साथ बैठे सांझ तले तो डूबते सूरज की लालिमा के सौंदर्य को निहारते एक दूसरे के हो बैठे। मेरी प्रिय सहेली वंदना, मैं तुझसे अपने कुछ खूबसूरत पल साझा करने चाहती हूँ, वंदना ने कहा। सुनो तो, मेरी जान ने अब कौन सा नया तीर मारा है? सब ठीक तो है? जागृति बोली। अरे इतना क्यों डरती है, सब ठीक है, जागृति ने कहा। तू तो हमेशा घोड़े पर सवार रहती है। तू ये चाहती थी ना कि मैं जगत भी लव बर्ड बन जाए, तो चल, हमने भी अपने ख्वाबों की दुनिया में रंग भर दिए हैं। अब तेरे साथ साथ हम भी फेरे लेंगे। वंदना ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले मेरे फेरे होंगे जिससे दूसरे की शादी में खूब मस्ती कर सकें और मैं बहन बनकर जूता भी चुरा सकूं।
जागृति ने कहा, चल तेरी बात ऊपर रही। वंदना और विनय भी खुशियों की नई डगर में खिलते फूलों की खुशबुओं में संग तैरने लगे। कुछ समय पश्चात जागृति और जगत भी गृहस्थी के नए जीवन में प्रवेश कर गए। शादी के बाद चारों फ्रेंड्स बंगलौर में रहने लगे। शादी हुई तो सपनीली दुनिया में जिम्मेदारियों ने थपकी देनी शुरू कर दी। विनय को अमेरिका में जाकर एक कॉलेज में 3 साल की टीचिंग का अवसर मिला। यह विनय की इच्छा न जाने कितने सालों से थी, जो अब पूरी होने जा रही थी। वंदना भी एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। पीएचडी में रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा था। इसी बीच जागृति और जगत के घर एक नए मेहमान के आने की सूचना दे दी। अपने डिलीवरी कराने के उद्देश्य से जागृति अपने मायके चली गई। दूसरी तरफ विनय अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, तो वंदना कहती, विनय मत जाओ, माँ अकेली नहीं रह पाऊंगी। 3 साल बहुत लंबे होते हैं। और मायूसी उसके चेहरे पर पसर गई। विनय को जाना था। वंदना परेशान थी कि विनय के बिना रहना कठिन है, पर वह यह जानती थी कि ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं आते हैं। इसलिए वह विनय के पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहती थी। विनय ने वंदना को समझाया, वंदना कुल 3 साल की बात है, पंख लगाकर उड़ जाएंगे ये 3 साल। फिर तुम्हारे पास जागृति और जगत भी तो है, सुख दुख में साथ निभाने के लिए। फिर विनय चुटकी लेता बोला, माई डियर, अब तो तुम इस घर की रानी महारानी हो, और रानियां डरा नहीं करती, बहादुर होती हैं। विनय जानता था कि वंदना को अकेले रहने में कुछ परेशानियां तो आएंगी, पर जागृति और जगत तो है उसके साथ काम के लिए आवश्यकता होने पर। यद्यपि वंदना का मन दुखी था, फिर भी उसने विनय को अमेरिका यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए भेज दिया। मन से तो विनय भी दुखी था, परंतु भविष्य की सोचकर वह यह त्याग करने को तैयार था। विनय को एयरपोर्ट पर छोड़कर जब घर आई तो घर का खालीपन उसे डसने लगा। उसको कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं था, फिर भी अब तो बात ही दूसरी थी। आज तो उसका प्यार, उसका जीवन साथी काफी दिन के लिए बाहर चला गया है। वंदना अपने मन को कहने लगी कि मुझे विनय के भविष्य के बीच में नहीं आना चाहिए। वंदना अपने माता पिता की अकेली संतान थी। माता पिता भी उसे छोड़कर दूसरी दुनिया में जा बसे थे। ये सब बातें सोचकर वह रोने लगी। यादों से बाहर निकलकर देखा तो शाम हो चुकी थी। कोहरा भी ज्यादा दिखाई पड़ रहा था, जैसे मौसम उसके साथ आंख मिचौली खेल रहा था। मन की धरती गीली हो धंसती जा रही थी। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, तो वंदना डरने लगी, रोने लगी और बिस्तर में जाकर सिर तक चादर खींचकर सो गई। अभी तो विनय को गए हुए कितने दिन हुए हैं, लगभग पूरे 3 साल पड़े हुए हैं। कैसे निकलेंगे ये दिन। वह बिस्तर में चादर सिर तक लपेट कर लेटी हुई थी कि तभी डोरबेल बजी। डोरबेल बजने से और भी ज्यादा डर गई और दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। फोन की घंटी बजी तो डरते डरते हाथों से उसने फोन उठाया तो देखा जगत का नाम फ्लैश हो रहा था। फोन पर आवाज आई, क्या बात है, सब ठीक है ना? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? वंदना ने पूछा। क्या डोरबेल तुम्ही ने बजाई थी? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ। वंदना फटाफट डोर की तरफ गई और दरवाजा खुलते ही जगत से लिपट गई। घबराहट के मारे पसीने पसीने हो रही वंदना को जगत ने कुर्सी पर बैठाया। वंदना को देख ऐसा लगा कि शायद अब थोड़ा संभल गई है, तो जगत ने पूछा, वंदना तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैं और जागृति तो है तुम्हारे साथ। कुछ समय में ही बच्चा होने वाला है, फिर जागृति अपने मायके से वापस आ जाएगी। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन पर बताना, बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। कुछ ऑफिस का काम है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। मेरे मन में
यह सवाल आया कि तुम अकेली हो, तुमसे मिलकर हालचाल पूछ लेता हूँ। अगर वंदना मैं तेरा ध्यान रखने में फेल हो गया तो विनय मेरा मर्डर कर देगा। हाँ, मर्डर कर देगा। मजाक करते जगत वंदना को कह रहा था। वंदना ने कहा, प्लीज जगत, आज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जगत और वंदना की बातें चल ही रही थीं। जगत के फोन ने ध्यान भंग किया। कहाँ पर हो जगत? जागृति पूछ रही थी। तुम जानती हो ना कि विनय तो अमेरिका गया है, इसलिए मैं वंदना से मिलने और उसके हालचाल पूछने के लिए आया था। और एक बात और है जागृति, ये अकेलेपन से बहुत डरती है। अच्छा किया ही है तुमने, जागृति ने कहा, बल्कि तुम वहीं पर रुक जाओ। कुछ समय में उसे अकेले रहने की आदत बन जाएगी और फिर बेबी होने के बाद मैं भी आ जाऊंगी तो उसका मन बेबी के साथ खूब लग जाएगा। जगत वंदना के घर उस दिन रुक गया, पर फिर भी वंदना के दिन व्यतीत नहीं हो रहे थे। जागृति और वंदना की बातें तो फोन पर अक्सर होती रहती थीं। दिन में कॉलेज में उसका काफी समय निकल जाता था, परंतु रात उसको डसने को जैसे तैयार रहती थी। वंदना का यह डर अभी पैदा नहीं हुआ था, बल्कि बचपन से ही उसके मन में घुसा हुआ था। विनय ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया। डर 80% काल्पनिक होता है। तुमने इस डर से मुकाबला कर बाहर आना चाहिए। तुमको डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अब भी मेरे आने से पहले जगत या जागृति के साथ जाकर डॉक्टर को दिखा आना। विनय ने कई बार जगत को फोन करके कहा, विनय, मेरी पत्नी की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। और फिर दोनों हंसने लगते। एक दिन वंदना जब कॉलेज से वापस आई तो उसे तेज बुखार हो रहा था। उसने जगत को फोन पर बताया तो वह तुरंत ही आ गया। पूरी रात जगत ने वंदना के सिर पर गीले पानी की पट्टियां रखी। बुखार के हल्का होने पर जगत ने सोचा मैं सोफे पर सो जाता हूँ, पर वंदना ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। जगत उसके भोले चेहरे को देखने लगा। उसका दिमाग गलत डायरेक्शन में काम करने लगा। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ऐसे सोचना भी पाप है। वह मेरी एक दोस्त है और फिर मेरी भी तो एक भोली भाली प्यारी सी बीबी है जिसके प्रति उसके कर्तव्य हैं और अब तो बाप भी बनने वाला है। उसने हृदय तल से प्यार किया है, पर मन भटकन के रास्ते के सारे पत्थर सपनों की आंधी से उड़ा देता है। जगत ने आराम से वंदना के हाथ से अपने हाथ को आजाद किया और सोफे पर लेट गया। वंदना का बुखार सुबह ठीक था। मन में आई कोमल संवेदनाएं उसे मथने लगी। दिल और इसकी भावनाएं आदमी को कहाँ ले जाएं कुछ पता नहीं है। मन की कशिश कितनी मजबूत होती है, जिसके साए पैरों को अनगिनत रस्सियों से जकड़ लेते हैं। अपनी सोच में डूबे जगत को अगले दिन वंदना के घर जाने के लिए पैर नहीं पड़ रहे थे। जगत, तुम आज आए नहीं? सब ठीक है ना? फिर क्यों नहीं आए? वंदना फोन करके पूछ रही थी। जगत ने वंदना की बुखार में जैसे सेवा की थी वह वंदना को बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वह जगत का बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी। लेकिन जगत अपनी भावनाओं को दबाए बैठा था कि कहीं वह भटक न जाए। वह वंदना को क्या कहता, क्या बताए कि मेरा दिल मेरे से ही बगावत करने पर उतारू हो रहा है। और जगत ने आज सोच लिया कि वह वंदना के पास नहीं जाएगा। जगत के न आने से वंदना उदास थी और जैसे जैसे शाम ढल रही थी उसकी उदासी बढ़ रही थी। शाम रात का आंचल ओढ़ने को तैयार हो रही थी। क्योंकि जगत लगातार वंदना से मिलने आता था, इसलिए वंदना को उसकी आदत पड़ गई थी। ये दोनों मिलते तो पहले भी थे, परंतु अब अकेलापन और सानिध्य जीवन में कोमल भावनाओं के प्रस्फुटन का कारण बन रहे थे। पहले मिलने और आज मिलने में अंतर आ गया था। पहले का मिलना एक मित्रता थी, परंतु अब मिलने का अर्थ बदलने लगा था।
जगत और वंदना एक दूसरे की तरफ अनजाने में बढ़ते जा रहे थे। वे यह नहीं सोच पा रहे थे कि उनके दिलों में उठता ज्वार उनको किस दिशा में मोड़ रहा है, कहाँ ले जा रहा है। वंदना की हालत तो यह हो गई थी कि वह विनय के फोन के इंतजार से ज्यादा जगत के फोन का इंतजार करती थी, जगत के आने का इंतजार करती थी। दोनों का शॉपिंग जाना, मूवी देखने जाना, बाहर घूमना, होटल में खाना खाना एक अनजानी कशिश में बंधे अनजान राह पर बढ़ने को मजबूर कर रहा था। समय के साथ साथ जागृति ने बिटिया को जन्म दिया। जगत बाप बनकर फूला नहीं समा रहा था। उसने वंदना को फोन करके खुशी से बताया, वंदना, एक खुशखबरी देनी थी कि मैं बाप बन गया। अभी अभी फोन आया है, मैं जा रहा हूँ अपनी प्यारी सी नन्ही सी राजकुमारी से मिलने। जगत से यह खुशखबरी सुनकर वंदना खुश तो हुई, पर दूसरी तरफ उसके मन में यह दुख था कि अब जगत चला जाएगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। इसलिए 2-3 मिनट तक तो उसके मुंह से कोई शब्द ही न निकला। वह जगत के ख्वाबों में इतना बह गई थी कि यथार्थ और स्वप्न का अंतर ही ध्यान न रहा। शायद मानव मन कल्पना के सुखद पलों में डूब यथार्थ को परे ढकेल देता है। वंदना और जगत भी इसी दौर से गुजर रहे थे। वंदना की चुप्पी अनकहा सच मुखर रहा था, जो दोनों के दिल महसूस करने लगे थे। वह चाहकर भी नहीं बोल पा रही थी, अतः फोन ही काट दिया। उसकी आंखों से निकली आंसू की बूंदें दिल का दर्द समेट गालों को गीला कर रही थी। वंदना इन्हीं विचारों की कश्मकश में डूबी हुई थी कि तभी फोन की घंटी बजी। विनय का फोन फ्लैश होते देख वंदना जोर से रो पड़ी। बिखरते एहसासों को जैसे किनारा मिल गया था। उसने कहा, विनय, अब आ जाओ, अब और अकेला नहीं रह पाऊंगी। अकेलापन मुझे डसने को दौड़ता है। वंदना, तुम इतना क्यों डरती हो? विनय ने कहा, मेरे पास अभी जागृति का फोन आया था। उसने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। अब तो जागृति भी तुम्हारे पास आ जाएगी। उसकी बेटी के साथ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अच्छा है, उस बच्ची के साथ रहने की, पालने की तुम्हें भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम भी तो अब आने के बाद प्लान करेंगे। विनय की बातों ने वंदना के घावों पर मरहम लगाने का काम किया और उसकी विचार तंत्रा एक सही डायरेक्शन में आ गई। उसने कहा, नहीं, मैं अपने दोस्त और अपने पति के साथ गलत नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने आप को संभालना होगा। दोस्ती के प्यारे रिश्ते को कलंकित नहीं कर सकती हूँ, वरना मेरी इज्जत भी क्या रहेगी। अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। वंदना अपने ही विचारों में घिरी पड़ी थी। दूसरी तरफ से विनय बोला, वंदना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम ठीक तो हो ना? देखो वंदना, इतने दिन तो निकल चुके हैं, ऐसे ही बचे दिन भी निकल जाएंगे। मैं कुछ दिन के लिए बीच में आने का प्लान बना रहा हूँ, अगर छुट्टी मिल गई तो। वंदना ने फिर कहा, विनय, प्लीज जल्दी आ जाओ, और रोते रोते फोन काट दिया। वंदना जगत को भी ठीक से जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए जगत को चिंता हुई और वह तुरंत उसके घर पहुंच गया। जगत ने कई बार डोरबेल बजाई, पर वंदना ने डोर नहीं खोला। इसी बीच जगत ने वंदना को फोन किया, वंदना, दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। उसने कहा, नहीं जगत, जिस रिश्ते से बेकसूर अपने लोग टूटे उसे वहीं खत्म कर देना जरूरी है। वापस चले जाओ जगत, वापस जाओ। जंगली बढ़ती बेल को उखाड़कर फेंक देना ही बुद्धिमानी है। ऐसा कहकर दुपट्टे में मुंह दबाकर रोने लगी। जगत ना सुन ले, उससे अच्छा है कुछ बिना अनकहा रहना। किसी भी व्यक्ति को भटकने के बजाय संभलने में समय लगता है, परंतु संभाल लूंगी अपने आप को। कहीं भी इधर उधर नहीं भटकने दूंगी, नहीं जगत को भटकने दूंगी। सही समय पर सही दिशा में खुद को संभाल लेना ही तो होता है। सम्मोहन के जाल को जल्दी से जल्दी तोड़ना अच्छा रहता है। अच्छा हुआ समय रहते दोनों संभल गए, नहीं तो पता नहीं
क्या अनर्थ हो जाता। एक नहीं बल्कि 5-5 जिंदगियां दांव पर लग जाती। ईश्वर जो करता है वह अच्छा होता है। दिन का भूला अगर रात को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता है।